आप इकलौते इंसान अपनी फैमिली का सर ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। आप खुद की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट दुनिया की नज़रों में ऊपर भी कर सकते हो और गिरा भी सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना है घर वापस। अब मैं घर गई थी सुकून के लिए। फिर मम्मी मुझे कहने लगी कि अपनी दादी के बारे में सोच, जो पूरे गाँव में कह चुकी हैं कि मेरी पोती पहली डॉक्टर बनेगी इस गाँव की। सब जगह से ताने मिलने लगे कि बड़े आए थे इसकी डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने वाले, करवा लो अब क्या करवाओगे, जितने पैसे थे कोचिंग में फूकने लग रहे हो। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके पापा किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हो, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के तेरा नाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल तो राह में राही का आराम कैसा। मेरी ज़िंदगी के जो 4 साल हैं वो इन्हीं 4 लाइनों में सिमटे हुए हैं। तो मेरा नाम शिवानी है, मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिवानी दुशाद नाम से, जिसमें मैं नीट वाले बच्चों को मोटिवेट करती हूँ और उन्हें गाइड करती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है हरियाणा के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पे मैं 4th क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके बाद हमने देखा कि लाइक गाँव में इतना अच्छा कोई स्कूल नहीं है, तो मेरे फैमिली ने सोचा कि चलो गाँव से शहर में शिफ्ट होते हैं। तो मैं हमेशा से ये चीज़ सोचती आई हूँ कि ये डिसीज़न मेरे डैडी के लिए कितना हार्ड रहा होगा, लेकिन उससे भी हार्ड शायद ये मम्मी के लिए रहा होगा, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, तो आप समझ सकते हो कि आर्मी वालों को तो पूरे साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो इतने में कोई इंसान क्या ही कर सकता है। तो ये समझ लो कि मम्मी मेरी बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, तो वो गाँव से लेके शहर तक का पूरा उन्होंने खुद मैनेज किया था हमेशा। हमारी सारी छोटी-बड़ी ज़रूरतें सब उन्होंने पूरी की हमेशा। और मम्मी पता है हमेशा से एक चीज़ बोलती आई है मुझे कि देखो कि दुनिया का जो देखने का नज़रिया है आर्मी वाले बच्चों को, वो ये है कि वो क्या ही कर लेंगे लाइफ में। वो अपनी बेटी के लिए मतलब पूरी लाइफ कमा के उनकी शादी कर सकते हैं, या फिर अपने बेटे को अपनी जगह वो रिटायर होने के बाद वहाँ भेज सकते हैं। तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि हमें ये नज़रिया चेंज करना है। हमें लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए भी लाइक अच्छे सपने देखने हैं, ऊँचे सपने देखने हैं, ताकि हम औरों के साथ कम्पीट कर सकें। तो ये चीज़ मैं हमेशा से काफ़ी फ़ील करती आई हूँ मम्मी की ये बात। तो मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई सिटी में ही की है। मेरे 10th में 10 सीजीपीए आया था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने तो कौन-सा पहाड़ तोड़ दिया हो। पता नहीं कितना अच्छा स्कोर कर लिया हो, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है। घर में क्या, पूरे गाँव में फैमिली रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आज तक इतना अच्छा स्कोर किया हो। तो मैं काफ़ी एटीट्यूड में आ गई थी कि ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम है जो मुझसे क्लियर नहीं होगा। तो ये सब कुछ सोच के बहुत ज़्यादा एरोगेंट में हो गई थी। तो उसके बाद टाइम आता है कि 11th में क्या चूज़ करना है। तो मेरे घर में एज़ सच कोई था नहीं, गाइडेंस वगैरह मुझे कहीं से मिली नहीं। तो उन्होंने कहा था जो तुझे चूज़ करना है तू वो कर ले। और मुझे भी कुछ इतना नॉलेज नहीं थी, बस इतना सुना था बचपन से कि मैं हमेशा चश्मा लगाती हूँ। तो मुझे सब बोलते थे कि आप डॉक्टर की तरह लगते हो, डॉक्टर की तरह लगते हो। तो मुझे पता था कि हाँ, बायो लेने से डॉक्टर बनते हैं। बट बीच की जर्नी मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कैसे एग्ज़ाम देना होता है। तो यही सोच के मैंने बायो चूज़ कर ली और चल पड़ी डॉक्टर बनने के लिए मैं भी। 12th में मेरे 90% आए मार्क्स। 90% लेने के बाद तो और हवा में थी। वो 28 बच्चों में क्लास में टॉप करके तो बस अपने आप को मैं 30 मार्क हाँ समझ रही थी बिल्कुल। तो यही सोच के फिर मैं अपने लाइक स्कूल का जितना भी सर्कल था, उनको लेके दिल्ली चली गई सपना लेके कि कोचिंग लेते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। तब तक सिर्फ इतना ही पता था मुझे। वहाँ जाके स्टार्टिंग में मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन पता नहीं चला धीरे-धीरे कब वो पढ़ाई वाला माहौल मस्ती में चेंज हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टाइम चलते पता नहीं चला था कब वो पढ़ाई वाला माहौल मस्ती में चेंज हो गया और वो साल ले बैठा मेरी। ना मेरा सिलेक्शन हुआ, जितनी भी लड़कियाँ थी उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ साथ में। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने तो गिव अप कर दिया, लेकिन मेरी तो ईगो हर्ट हो गई थी कि कैसे मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? तो मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है। तो मुझे क्या है, मैं हमेशा से अपनी मम्मी से काफ़ी अटैच रही हूँ। तो मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा, पापा आर्मी में है, हमारा पैसा बहुत मेहनत का है। औरों की तरह नहीं है कि हम ऐसे ही उड़ाते जाएँगे। तो मैं ये चीज़ हमेशा से काफ़ी फ़ील करती थी कि मैंने कोचिंग में इतना पैसा फूँका है अपने पापा का, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। क्योंकि दिल्ली में आप समझ सकते हो कि एक रेंट देना होता है 17,000 का पर मंथ, तो एक वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, आप समझ सकते हो। तो मैं ये चीज़ काफ़ी फ़ील करती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो दिल्ली में रह के तैयारी करती हूँ, ताकि एक नीट वाली सराउंडिंग मेरे पास रहेगी, बाकी मैं कोचिंग नहीं लेती हूँ। तो मैं वहाँ का आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। मेरे पीजी में जितनी भी लड़कियाँ थी ना, वो सारी मुझसे जूनियर थी। मतलब कोई 12th में थी या फिर कोई ऐसी थी जिसका फर्स्ट ड्रॉप था। तो मैं काफ़ी इन्फीरियर फ़ील करती थी वहाँ पे कि मतलब सब मुझसे छोटे हैं, फिर भी मुझसे मुझसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और मैं कैसे स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वही है, मेरी ईगो बीच में आ रही थी, मैं उनसे पूछती भी नहीं थी कि मतलब आप लोग कैसे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो। लेकिन लास्ट में आते-आते मैंने सोचा भई डॉक्टर बनना है, ईगो को अपने साइड रखते हैं। तो मैंने जो लड़की टॉप कर रही थी ना, मैंने उससे पूछ लिया ऐसे ही कि भई तू क्या पढ़ती है ऐसा जिससे तेरे इतने अच्छे नंबर आते हैं, तू क्लास में टॉप कर रही है? तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस लड़की ने मुझे इतना गलत गाइड कर दिया कि ऐसे मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, ये पढ़ना है। तो जो नीट वाले बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कितने मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते हैं आपको कोचिंग के। तो मेरी पूरी साल मॉड्यूल्स में निकल गई और ना मेरा सिलेक्शन हुआ, ना उस लड़की का सिलेक्शन हुआ। अब तो जैसे ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई थी। अब 2 ड्रॉप लेने के बाद अब ऑप्शन भी क्या बचता है बच्चे के पास। फिर मैंने देखा कि जो मेरे बीएससी करने वाली जो फ्रेंड्स हैं, वो लाइफ में कितनी खुश हैं।
फिर मैंने सोचा मेरे पास ऐसी क्या कमी है कि मैं नीट के पीछे पड़ी हुई हूँ, क्यों ना मैं भी बीएससी करती हूँ, देखती हूँ एक बार। फिर डैडी भी मुझे समझा रहे थे कि बेटा, अगर इतनी मेहनत तू किसी और फील्ड में करती तो ज़िंदगी में तू अब तक बहुत कुछ अच्छा कर चुकी होती। शायद तेरे लिए नीट बना ही नहीं है। फिर मैंने भी सोच लिया कि शायद डैडी सही कह रहे हैं। मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो बीएससी सेकंड ईयर में अब तक हो चुके होंगे और मैं आज क्या है मेरे पास? एक 12th की मार्कशीट है अभी तक भी मेरे पास। यही सोच के मैंने सोचा चलो बीएससी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन वही है लैक ऑफ गाइडेंस, मुझे पता ही नहीं था कि डिस्टेंस से भी बीएससी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, डीयू में एडमिशन ले लिया। अब डीयू में अटेंडेंस मैटर करती है, तो आपको पूरी 8 से लेके 5 तक की पूरी क्लास लेनी पड़ती है, तब जाके आपको अटेंडेंस मिलती है। अगर 85% नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे आपको। तो मैंने क्या किया, क्लास लेनी स्टार्ट की, वो तो करनी ही थी। क्लास लेते-लेते मैं कब भटक गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा बीएससी की लाइफ़ कितनी अच्छी है, मतलब क्या कमी है इस लाइफ़ में? सब इतना एन्जॉय कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी इतना एन्जॉय करती हूँ। तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुझे वो मस्तियाँ वो अच्छी लगने लगी। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि मम्मी मुझसे डेली कॉल पे पूछने लगी कि कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? या फिर कितने चैप्टर तूने पढ़ लिए? तो मुझे काफ़ी गंदा लगने लग गया डेली उनसे सेम झूठ बोल-बोल के कि इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। काफ़ी बुरा मुझे फ़ील होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे बैठ के सोचने लगी कि मैं मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन मेरी मम्मी वहाँ से उठ ही नहीं पाई है। उनके पास आज भी वही सपना है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनता हुआ देखूँ। एक आर्मी वाले का बच्चा डॉक्टर बने। फिर मुझे ये चीज़ें काफ़ी फ़ील हुई और कब पता नहीं वो मस्ती वाली चीज़ें मेरे लिए इरिटेशन में चेंज हो गई। फिर मैंने सोच लिया मुझे इस बीएससी की भीड़ से दूर हटना है अब। जिस चीज़ के लिए मैं बीएससी करने आई थी ना कि नीट क्लियर करना है, मुझे वहीं पे ही वापस जाना है। तो बस फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है कि मैं 5 बजे जाके अपना कब नीट का पढ़ना स्टार्ट करती थी रात तक। 1 महीने तक मेरा ऐसे ही चला लगभग, उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया। अब मैं तो बिल्कुल खुश कोरोना से कि चलो सही है, घर बैठ के आराम से पढ़ूँगी। लेकिन टीचर्स भी ओवर स्मार्ट हैं, उन्होंने क्या किया क्लासेस में वीडियो पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि बीच-बीच में वो आपसे क्वेश्चन भी पूछते जाएँगे। तो ऐसे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव रही है। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था ये देख के, जब मेरे भाई-मम्मी मुझसे कहते थे कि दीदी आप नीट की पढ़ाई करो, आपके असाइनमेंट्स हम बनाएँगे। जब आपकी मम्मी आपसे बोले कि चलो राइटिंग देख मेरी, कैसी है? तेरी जैसी लग रही है ना, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि जब वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए? पता है, आप इकलौते इंसान अपनी फैमिली का सर ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। आप खुद की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट दुनिया की नज़रों में ऊपर भी कर सकते हो और गिरा भी सकते हो। तो एक यही अरमान मेरे पास था कि अगर इतनी अच्छी फैमिली भगवान ने मुझे दी है, तो मैं क्यों उनका सर नीचे गिरा रही हूँ? फिर मैंने क्या किया, अपनी बीएससी की और नीट की तैयारी मैंने साथ-साथ करनी स्टार्ट की। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तो जैसे ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई थी, मैंने सोचा अब क्या? इससे ज़्यादा और मैं क्या ही पढ़ सकती हूँ अपनी लाइफ़ में? फिर मैं सोचने लगी, ऐसे ताने सोचने लगी। और पता है एज़ अ स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हम घरवालों पे चीख देते हैं थोड़ा-सा, चिल्ला देते हैं कि आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आपको क्या पता कि मेरी कैसी लाइफ़ चल रही है? और जो बच्चा 3 बार फेल हो चुका हो लाइफ़ में, उसका तो चीखना बनता भी है। एज़ अ स्टूडेंट हम अपने पेरेंट्स पे चिल्ला देते हैं कि आपको क्या पता मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है? आपको क्या पता कि क्या फेलियर होता है? लेकिन पता है मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद है जब मैं फेल हो गई थी ना नीट में, तो घर पे कॉल आई। अब मेरे लिए वो कहना कितना ईज़ी था कि मुझे बात नहीं करनी। लेकिन आप सोचो मम्मी के लिए उनको आंसर करना कितना हार्ड रहा होगा। उन्होंने अपने लाइफ़ के स्ट्रगल भी लिए हैं, अपने बच्चों के स्ट्रगल भी ले रही हैं और जो दुनिया ताने मार रही है ना, वो उनको मार रही है। हम तो एक तरफ कोने में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी फ़ील करनी चाहिए आपको एज़ अ स्टूडेंट। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ़ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स ने कहीं न कहीं स्ट्रगल किया है, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुँचे हो कि एट लीस्ट आपको स्ट्रगल करने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो उसके बाद अब क्या कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल शांत हो गई, मुझे लगा अब तो बीएससी करनी है ज़िंदगी में और बचा ही क्या है मेरे पास करने के लिए। और घर में ऐसा माहौल हो गया था, सन्नाटा छा गया था, तब पता चला कि क्या मोटिवेशन होता है घर में। जब कोई लाइफ़ में कोई सक्सेस अचीव कर लेता है, तब पता चलता है कि घर में क्या माहौल चल रहा है। अब मेरे जैसे बच्चे के लिए जिसने घर में आज तक सक्सेस देखी नहीं है कभी और एक सपना लोगों ने देखा कि हाँ, मैं डॉक्टर बनूँगी, वो भी उनका फेल होता जा रहा था। तो वही है, सब जगह से ताने मिलने लगे कि बड़े आए थे इसकी डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने वाले, करवा लो अब क्या करवाओगे, जितने पैसे थे कोचिंग में फूँकने लग रहे हो। फिर मेरे डैडी ने डिसाइड किया कि इसका प्राइवेट से करवाते हैं। अब मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ ये सोच के कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लेने की सोची एटलीस्ट। वरना एक मिडल क्लास फ़ैमिली में 1 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? कहाँ वो लगा सकते हैं हमारे ऊपर? तब लोग कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की के ऊपर 1 करोड़ लगाओगे, फिर इसकी शादी में क्या लगाओगे तुम लोग? तो ये मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मेरे घरवालों की जो सोच है वो सोसाइटी से कहीं ऊपर है इन चीज़ों में। उनका मानना ये है कि शादी-वादी बाद में अपने आप देखती रहेगी। फिलहाल इसके फ्यूचर को सेट करते हैं, इसको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। बट ये सारे मोटिवेशन उस टाइम पे कोई काम नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी थी। तो घरवालों ने सोचा कि इसको मामा के यहाँ भेजते हैं क्योंकि मैं मेरी मामा वाली फैमिली से काफ़ी क्लोज़ हूँ, नाना-नानी काफ़ी हमेशा साथ रही हूँ उनके। तो मुझे वहाँ पे भेजा गया। मुझे भी लगा चलो फॉर अ चेंज सही रहेगा मेरे लिए। मैं वहाँ गई। कुछ दिन तो वहाँ पे बहुत सही से चला, लेकिन फिर मैंने एक दिन नोटिस किया कि मेरे नानू से कोई भी पूछ रहा था ना कि शिवानी क्या कर रही है? तो पता है वो क्या जवाब दे रहे थे? कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। अब ये सुन के मुझे इतना झटका लगा कि भई मेरी तो
3 फेलियर तो मैं फेस कर चुकी हूँ, बीएससी में कर रही हूँ, कहाँ से मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ? और जो सुन रहा था उसको भी लग रहा था कि शायद इसका सिलेक्शन हो गया, तभी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। तो मैंने नानू को समझाने की कोशिश की कि मैं तो बीएससी कर रही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरा इस बार नहीं हुआ, बट अगली बार तो हो जाएगा। अब ये सुन के मुझे और झटका लग रहा कि मैं तो बुक्स वगैरह बेच के बैठी हुई हूँ। सब बुक्स वगैरह बेच के मुझे था कि अब तो ज़िंदगी में यही करना पड़ेगा, जो भी है यही है बस मेरे पास। फिर मामू के बच्चे वो भी कह रहे कि दीदी आप तो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो, नाना जी कह रहे हैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, हमें भी यही करनी है। फिर मुझे और झटका लग रहा उनकी बातें सुन के। तो मेरे मामू की तबीयत थोड़ी खराब सी रहती है हमेशा से, तो वो मुझे हमेशा ये बोलते थे यार तू जल्दी से डॉक्टर बन जा ताकि मेरा इलाज तू ही कर दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना है घर वापस। अब मैं घर गई थी सुकून के लिए, घर जाके पता चला कि नीट के फॉर्म फिर से निकले हुए हैं। अब मम्मी तो मम्मी होती हैं, जिद करके मुझसे भरवा ही लिए फॉर्म उन्होंने। अब मैं भी कितना ही मना करती, डैडी से भी खूब शिकायत की है मैंने कि मुझे नहीं करना, मैं बीएससी करूँ, ये करूँ। तो मम्मी भी तो डैडी भी थोड़ा मम्मी को डाँटते रहते थे हमेशा कि चाहती क्या है तू? ये लड़की इतनी डिप्रेस हो रखी है फिलहाल, तू क्या चाहती है? सुसाइड कर ले ये। तो इस चीज़ से मतलब मेरे डैडी हमेशा डरते रहे हैं कि जो इसको करना है, अगर ये नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये मेहनत तो कर रही है, उन बच्चों में से तो नहीं है जो घरवालों के पैसे फूँक के ऐसे ही ऐश-आराम से जी रहे होते हैं। तो कम से कम ये सोच तो रही है घर के बारे में। लेकिन फॉर्म फिल कर दिया, थोड़े दिन मेरा सही आराम से चला, लेकिन वही है मम्मी तो बोलेंगी पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ने के लिए फ़ोर्स करने लगी। तो मुझे बायो में थोड़ा-सा इंटरेस्ट रहा हमेशा से, तो मैं क्या करती थी उनको दिखाने के लिए कभी-कभी बायो की बुक खोल के बैठ जाती थी। हालाँकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती थी पढ़ने की। अब लाइफ़ में बिल्कुल कुछ था ही नहीं करने को, तो मैं एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि बीएससी की क्लास ले रही थी। अब मेरा दिमाग तो है नहीं बीएससी में बिल्कुल भी, तो मैम ने क्या किया एक दिन मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ही। अब क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने आंसर नहीं किया, तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? एक्चुअली पता है बीएससी में सबको पता था मेरे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कि मैं 3 बार नीट का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ना? अब मैं बिल्कुल शांत हो गई, अब मैं क्या बोलूँ? मतलब पूरी क्लास के सामने वो बात हो रही है, सब लोग वीडियो पे बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा नहीं मैम, कह रहा होगा भी कैसे? तू तो बीएससी के लायक नहीं है, नीट के लायक तो तू कहाँ से होती? अब ये सुन के तो क्लास छोड़ के जो पिछले 10 महीने का मेरे अंदर जो भरा हुआ था, वो एकदम से पूरा रोना मेरे घरवालों के सामने निकल गया कि सबके सामने उन्होंने मुझे ये बात बोल दी इतनी बड़ी। हालाँकि मुझे पता है मैं फेल हो चुकी हूँ लाइफ़ में, लेकिन औरों के मुँह से सुनना अपने फेलियर के बारे में, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है खुद में ही, जो मैंने उस टाइम पे फेस किया। अब मैं काफ़ी रोई, मैं चिल्ला-चिल्ला के फिर मैं खुद ही कहने लगी, मुझे नहीं करनी बीएससी, मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। अब पता है पहले के जुनून में और अब में क्या डिफ़रेंस था? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पहले पढ़ी नहीं थी, लेकिन डिफ़रेंस ये था पहले मुझे डॉक्टर बनना था ये प्रूव करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मुझे लगता था डॉक्टर एक बड़ा ओहदा है। लेकिन अब वो फ़र्क आ गया कि मैंने सोच लिया था बहुत हो गया बेचारी शिवानी, बेचारी शिवानी। अब इस बेचारी शिवानी से डॉक्टर शिवानी तक का सफ़र तय करना है मुझे। फिर मम्मी मुझे कहने लगी कि अपनी दादी के बारे में सोच जो पूरे गाँव में कह चुकी हैं कि मेरी पोती पहली डॉक्टर बनेगी इस गाँव की। नानी के बारे में सोच, नानू के बारे में सोच। तो ये चीज़ें हालाँकि हमेशा मेरे दिमाग में थी, लेकिन उस टाइम पे उन चीज़ों ने अलग ही इम्पैक्ट डाला मेरे ऊपर और मैंने सोच लिया कि मुझे फिर से तैयारी करनी है। अब क्या था मोटिवेशन की कमी बिल्कुल नहीं थी, मोटिवेशन तो मेरे अंदर भर दिया था सबने, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई थी कि सिर्फ़ नीट को 1 महीना ही बचा था। क्योंकि नीट ये बातें हो रही हैं जून के लास्ट की और नीट जो है 1 अगस्त को होने वाला था। अब मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर तो बनना है, अब कब बनना है? पर 1 ही महीना बचा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि 1-2 दिन में ही न्यूज़ आ गई कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होके ढाई महीने शिफ्ट हो रहा है। तब तो मतलब मैं अलग लेवल की खुश थी। मैंने सोच लिया कि बन गई बस डॉक्टर अभी से, क्योंकि जुनून ही इतना था मेरे अंदर। जुनून इस लेवल का है कि मैंने 3 बजे उठना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास ज़िंदगी के ढाई महीने बचे हैं खुद को प्रूव करने के, अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लगवाने के। क्योंकि अब जुनून डॉक्टर बनने का था ना कि प्रूव करने का कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी जर्नी काफ़ी सही रही है ढाई महीनों की। मैंने दिन-रात एक किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस ढाई महीने में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मैंने 3 ड्रॉप लिए हैं। बस मुझे यही था कि बस मुझे एक लास्ट मौका मिला है। मुझे अभी भी याद है बस अपने वो पूरे दिन के वो 10 मिनट जो मैं मम्मी के साथ छत पे बिताती थी, उनको बताती थी कि हाँ, फिज़िक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आ रहे हैं। हालाँकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है क्या फिज़िक्स है, क्या केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी वो इतना इंटरेस्ट दिखाती है, "अच्छा तेरी फिज़िक्स तो वीक है, अब कितने मार्क्स आ रहे हैं?" तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था इन चीज़ को लेके कि अब इतना इम्प्रूव करना है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी गई, मैं नीट का एग्ज़ाम देने गई। वही पापा छुट्टी पे नहीं थे, तो मुझे मेरा भाई लेके गया था एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम पे पहुँच के मैं जब एग्ज़ाम पे बैठी, तो मुझसे क्या हुआ कि कुछ गलती हो गई जिसकी वज़ह से मैं 10 मिनट वेस्ट हो गई मेरी। और जो नीट वाले बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि उनके लिए 1 मिनट वेस्ट होना का मतलब है कि आप हज़ारों बच्चों से पीछे चले गए हो। तो 10 मिनट पीछे होने का मतलब तो है कि आप रेस से ही बाहर हो चुके हो। तो मैं बैठ के रोने लग गई वहीं पे कि अब क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। लेकिन तभी मुझे याद आया कि इस टाइम मम्मी क्या कर रही होंगी। फिर मैंने सोचा ये कोई सोचने की बात है मम्मी क्या कर रही होंगी। ऑफ़ कोर्स पूजा घर के सामने बैठ के माँग रही होंगी मेरे बारे में कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर मेरे याद आया कि मेरा भाई क्या कर रहा होगा बाहर बैठ के। फिर मैंने सोचा कि हाँ, हर बार की तरह वेट कर रहा होगा कि दीदी आके बताएँगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी टाइम पे मैंने रोना बंद किया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, बस पेपर कंप्लीट करना है। और मैंने पेपर कंप्लीट तो नहीं हो पाया, मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, लेकिन इतना अपने आप पे विश्वास था कि मैंने जितना किया है वो सब सही किया है।
मैं जैसे बाहर जाने लगी, मुझे मेरा भाई दूर से ही दिख गया था हाथ हिलाते हुए। अब उसकी तरफ जाते हुए मुझे वो चीज़ याद आई कि मैं नीट की प्रिपरेशन से पहले मेरा वेट 75 था और उसके बाद फिर प्रिपरेशन के बाद 55 हो गया था। तो मुझे मेरा भाई हमेशा सुबह आके बोलता था कि अरे मोटू, कितना खाती हो? बिना खाए पिए डॉक्टर शिवानी कैसे पढ़ रहे हो आप? तो मुझे वो चीज़ याद आई, मैं उसके पास गई, मैंने किया डॉक्टर शिवानी। बस वो समझ गया कि हाँ, इस बार तो दीदी ने झंडे गाड़ दिए हैं। बस वहीं की वहीं सबको फ़ोन करके हम लोग बताने लगे कि हाँ, सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है। मुझे एक गवर्नमेंट सीट तो मिल गई क्योंकि मेरे मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं आए, क्योंकि पेपर मेरा कुछ छूट गया था। लेकिन पता है, मैं नीट के टाइम पे हमेशा सोचती थी काश मेरे पास कोई ऐसा होता जो मुझे गाइड कर पाता, ताकि मेरी ज़िंदगी के इतने साल खराब ना होते। तो मैंने हमेशा सोचा था ये कि मैं एक नीट का चैनल बनाऊँगी जिस पे मैं बच्चों से ऐसे कनेक्ट कर पाऊँ ताकि वो सोचे कि हाँ, हमारी दीदी हमें बैठ के पढ़ा रही हैं। वही हुआ, मैंने 0 से लेके 1 लाख तक का सफ़र अपना पूरा किया और आज जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हमारी बहन हमें बैठ के गाइड कर रही है। तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पापा किसान हैं, मज़दूर हैं, कुछ भी हों, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स की एजुकेशन बिल्कुल भी आप पे बिल्कुल असर नहीं डाल सकती। तो जोश टॉक में आने से पहले मम्मी ने कहा था कि मेरी तरफ से एक शायरी बोल के आना उन बच्चों के लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? थैंक यू।